चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, हमने ये पढ़ा था एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा होने के लिए क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। हमने 3-4 टाइप के लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। इन सब में डाइजेशन, ये सारे क्या है, हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। हम इन लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते थे। तो इस चैप्टर में अब हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में अब हमें पढ़ना है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसे कुछ मूवमेंट, उसे कुछ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करने पड़ेंगे जिससे वो अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा या जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा। तो इस चैप्टर में हम वो सारे मूवमेंट्स या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अगर अपना हाथ हिलाता है तो वो हाथ कैसे हिला पाता है, मतलब उसके पीछे की साइंस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कि अब हाथ हिलता कैसे है, कि मतलब एनिमल्स में होता क्या है कि एनिमल्स में ब्रेन, जैसे जो हमारा मेन होता है थिंकिंग ऑर्गन, तो ब्रेन हमारे हाथ तक मैसेज भेजता कैसे है। तो हम उस चीज को देखने के लिए पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन में हमारे पास क्या होता है, बीच में हमारे पास होता है न्यूक्लियस, उसके बाद हमारे पास होती है सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद हमारे पास होते हैं डेंड्राइट, फिर हमारे पास होता है एक्सन, फिर हमारे पास होते हैं नर्व्स एंडिंग। ये क्या है? एक्सन। ये है हमारे पास नर्व एंडिंग, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास है डेंड्राइट, ये हमारे पास है सेल बॉडी। बॉडी। अब ये न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन है हम एक स्पेशलाइज सेल है, या एक, ये क्या करता है, नर्व इंपल्स या एक कोई मैसेज को, इलेक्ट्रिकल मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब अगर से मेरे दिमाग से मैसेज जाना है हाथ तक कि हाथ को मूव करना है, तो मेरे जो बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क होएगा या चेन होएगी कि एक न्यूरॉन के बाद एक न्यूरॉन के बाद एक न्यूरॉन, ऐसे मतलब ये डेंड्राइट से नर्व एंडिंग कनेक्टेड होगी, डेंड्राइट से नर्व एंडिंग कनेक्टेड होगी, और ऐसे लंबी चेन बनी होगी, हमारी एक बहुत लंबी चेन होगी जो कि मेरे ब्रेन से मेरे हाथ तक जाएगी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पहले एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सिन के थ्रू ट्रैवल करता है नर्व एंडिंग में। फिर जब नर्व एंडिंग के पास वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, यहां तक आ जाता है, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन को पास कर देता है, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे पास करता है। जैसे एक वायर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती है, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करती है, ऐसे ही एक न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं। अ न्यूरॉन is a specialized cell transmitting, a neuron is a specialized cell transmitting nerve impulse और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये है न्यूरॉन। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज द
इलेक्ट्रिकल मैसेज, मतलब जो हमारा ब्रेन हमारे हाथ को भेज रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने इसमें देखा ये क्या था हमारा, अगर आप इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहो, व्हाट इज अ न्यूरॉन, व्हाट इज अ न्यूरॉन? A neuron is a specialized cell transmitting nerve impulse और electrical impulse. Electrical impulse क्या है? Electrical impulse एक electrical message है. For example, move hand, etc. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है, तो न्यूरॉन ये ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, तो अब अगर हम 3-4 न्यूरॉन का नेटवर्क मैं आपको बना के दिखाऊं रफली, ये है इसका न्यूक्लियस, ऐसे ही अब सब में दोबारा लेबलिंग नहीं करेंगे। यहां पे इसकी क्या थी, नर्व एंडिंग। तो अब क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन क्या कर रहा है, सेकंड न्यूरॉन को मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा या मैसेज सिग्नल आएगा, ये एक्सन के थ्रू, डेंड्राइट के थ्रू हो, ये क्या है, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से डेंड्राइट के थ्रू होते हुए मैसेज सिग्नल क्या है, यहां से यहां पे गया, फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में मैसेज सिग्नल ट्रांसफर हुआ या ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। तो अब कैसे ट्रांसमिट होता है, is transmitted from first neuron to second through nerve ending of first neuron to of second neuron। और सिर्फ 2 न्यूरॉन नहीं होते हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में 1000 मिलियंस में होते हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम में सिर्फ 2 दिखाए हैं इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है। ये नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन, इसके थ्रू यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हमने डायग्राम में देखा ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज सिग्नल। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ, तो पहले हमने ये देखा कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने देखा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिट कैसे हो रहा है और ये सब हो कैसे रहा है। अब हमारे पास क्या है कि हमारी बॉडी में, सिंस हमारे पास ब्रेन है जो कि सारे मैसेज सिग्नल ट्रांसफर करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस देता है, तो हमारी बॉडी में चेन है, एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो कि हर हमारे बॉडी पार्ट या हम हर ऑर्गन से कनेक्टेड है, जो कि हर ऑर्गन को मैसेज देता है कि उस ऑर्गन को क्या करना है, या उस हमारे मसल टिश्यू को क्या करना है, उस सेल को क्या करना है। तो इसके थ्रू हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। जैसे अब देखो रिसेप्टर्स होते क्या है, रिसेप्टर्स मैंने आपको ना पढ़ाते हुए भी पढ़ा दिया कैसे। जैसे न्यूरॉन है वो एक तरह का रिसेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने हाथ से एक हॉट प्लेट को टच करता हूं,
तो मेरे ब्रेन तक जो मैसेज जाता है कि ये प्लेट हॉट है या कोल्ड है, वो कैसे जाता है? वो थ्रू न्यूरॉन्स जाता है। पहले मेरी स्किन टच करती है उस प्लेट को, फिर मेरी स्किन के पास, मेरी स्किन से अटैच्ड है न्यूरॉन। वो न्यूरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट करता है, जो कि मेरी स्किन या जो कि मेरे फिंगर टिप से मेरी उंगलियों के होते हुए मेरे हाथ से सीधा मेरे दिमाग के पास पहुंचती है, जो कि मेरे ब्रेन को मैसेज देती है कि ये प्लेट हॉट है। तो इसमें क्या है, मेरे पास रिसेप्टर है। रिसेप्टर कौन सा हुआ? यहाँ पे स्किन हुई। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। जैसे हमारे पास ईयर हो गया, हमारे पास नोज हो गई, टंग हो गई, स्किन हो गई, ये सारे क्या है? डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो ह्यूमन बॉडी has different receptors like skin, ear, nose, skin, ear, nose, tongue। तो इन सारे रिसेप्टर का पर्पस क्या होता है? सारे रिसेप्टर का पर्पस होता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। जैसे स्किन क्या कर रही है? टच वाली इंफॉर्मेशन, एक सेंसेशन फील कर रही है एनवायरमेंट से। ऐसे ईयर क्या कर रहा है? ईयर साउंड पिक कर रहा है एनवायरमेंट से। नोज क्या कर रही है? स्मेल पिक कर रही है एनवायरमेंट से। ऐसे ही टंग क्या कर रही है? टेस्ट करने में हेल्प कर रही है। ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। अब जो हमें पढ़ना है, हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब भी हमें कोल्ड होता है, तो अगर मैं कोई भी खाना या कोई भी फूड आइटम खाता हूँ या टेस्ट करता हूँ, तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है या उसका टेस्ट अप टू मार्क नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें कोल्ड होता है, तो हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे नोज वाले रिसेप्टर्स हैं, उनमें ब्लॉकेज होती है या उनमें म्यूकस फंसा होता है, जिससे जो हमारे नोज रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें टेस्ट ढंग से नहीं आता। तो इस चीज से क्या प्रूव होता है? इस चीज से ये प्रूव होता है कि टेस्ट में सिर्फ टंग में रिसेप्टर्स नहीं होते। टेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोज एंड आई, जो हम देखते हैं। इसलिए ही खाने की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन बना। क्वेश्चन है हमारे पास, इन कोल्ड food doesn't taste same, why? जब भी बंदे को कोल्ड होता है तो खाने का टेस्ट सेम नहीं आता, ऐसा क्यों है? इसका आंसर मैं लिखता हूं, मोस्ट ऑफ आवर सेंसेशंस कम फ्रॉम nose and our eyes when we eat food। जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारा टेस्ट है वो हमारे आईज और हमारे नाक से आता है। Why? When a person has cold, then the food doesn't taste that good because nose receptors don't work at that time। मतलब जब बंदे को कोल्ड होता है तब उसके जो नोज रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स नोज में होते हैं, वो इतना ढंग से काम नहीं करते, इसीलिए ही उसे ढंग से टेस्ट नहीं आ पाता खाने का। हाँ, अब जो हम चैप्टर में नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, यह है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का, जो कि है हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस होते क्या हैं, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए, जब भी फॉर एग्जांपल अगर एकदम से कोई
पीछे से मुझे कोई हॉट चीज टच होती है तो मैं उससे दूर हिल जाता हूँ, या अगर मेरा हाथ किसी हॉट स्टोव या ओवन पे लग जाता है तो मैं एकदम से हाथ को हटा लेता हूँ। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि मैं बिना सोचे करता हूँ। बिना सोचे मतलब जैसे अगर कोई एकदम से मुझे पिन चुभाता है तो मैं अपना हाथ एकदम से दूर कर लेता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब मैं बिल्कुल ही इंस्टेंटेनियसली बिना सोचे अपना हाथ दूर कर लेता हूँ, अपनी बॉडी को डैमेज से प्रिवेंट करता हूँ। तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक कॉमन आइडिया क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का, वी डू समथिंग इवन विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। तो रिफ्लेक्स एक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर those actions which we perform even without thinking about it। मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस वो वाले एक्शन हो गए जो कि हम परफॉर्म करते हैं इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। उन एक्शंस के बारे में हम सोचते नहीं हैं, सीधा कर देते हैं। वी डोंट फील इन कंट्रोल ऑफ दीज एक्शंस। मतलब अगर कोई हॉट प्लेट मेरे हाथ से टच होती है तो मेरा रिफ्लेक्स एक्शन रहता है कि मैं अपना हाथ उससे दूर कर लूं, और जितने मैं अपना हाथ दूर करता हूं उतने टाइम में मैं सोचता नहीं हूं। और ये जो एक्शन है इसमें मैं कंट्रोल नहीं फील करता, मतलब मैं खुद ही करता हूं, बिना सोचे करता हूं। मतलब ये नॉन वॉलेंटरी मूवमेंट हो जाती है, मतलब खुद हो रही है, मतलब मैं वॉलेंटरीली नहीं कर रहा, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं ये मूवमेंट। ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्स एक्शन की हमारी डेफिनेशन। अब रिफ्लेक्स एक्शंस को और डिटेल में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, एक्चुअली जो भी सारी थिंकिंग है वो हमारी ब्रेन करती है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है, उसके दिमाग में मेमोरीज होती हैं, उसके इमोशंस होते हैं, ये सारा क्या है, सारा थिंकिंग, सारा लर्निंग का पार्ट हमारा ब्रेन करता है। हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सिंस अब अगर से मेरा पैर कोई गर्म स्टोव को टच करता है तो ऐसे में पहले जो मेरे स्किन है पैर में वो क्या है, एक रिसेप्टर है, वो मैसेज भेजेगी ब्रेन तक थ्रू न्यूरॉन्स। मतलब धीरे धीरे वो मैसेज आएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में फ्रॉम माई टो टू माई हेड कि ये चीज गर्म है। फिर मेरा जो ब्रेन है उसे मैसेज भेजेगा कि पैर हटाना है वहां से जिससे मैं जलूं नहीं। तो इस केस में क्या होता है, बहुत ही लंबा पाथ हो गया। मतलब जब तक मेरे फुट से मेरे ब्रेन तक मैसेज आएगा और ब्रेन से वापस वहां पे मैसेज जाएगा कि ये चीज गर्म है पैर हटाओ, तब तक मेरा पैर जल जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, सिंस नर्व इम्पल्स को टाइम लगता है ट्रैवल करने में, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक रिफ्लेक्स आर्क होती है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क वो होती है कि बिना सोचे जो चीज एक्शन परफॉर्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पैर एकदम से कोई गर्म चीज को टच करेगा तो मैं सीधा पैर हटा लूंगा वहां से बिना सोचे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो मैसेज है या जो नर्व इम्पल्स है वो ब्रेन तक जाने की बजाय मेरी बैक में स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स में सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं, सारे जो कि हमारे नर्व के जो मैसेज ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है वो सारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है कि पैर को हटाना है। मतलब वो ब्रेन तक ये वाला मैसेज पहुंचने ही नहीं देता, वो सीधा वहां पे पैर को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि यहां से पैर हटाओ, ये चीज गर्म है, पैर तुम्हारा जल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है विच इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ रिफ्लेक्स आर्क। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, क्वेश्चन में हमने देखा व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जहां पे सारे हमारे नर्व एंडिंग्स मिल रहे हो, या जहां पे सारे हमारे न्यूरॉन्स मिल रहे हो। मतलब ये जो न्यूरॉन्स थे हमारे पास, ये हर बॉडी पार्ट से, लेग्स, आर्म्स, फिर हमारे जैसे स्टमक, यहां से सारे हमारे रिसेप्टर से आके कहां पे मिलेंगे, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारी रिफ्लेक्स आर्क होती है। इट्स द पार्ट वेयर
all the neurons, it's the part where all the neurons meet, जो कि हम nerve endings कह सकते हैं. Such a connection is called reflex arc. अब इस रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है, हाँ, कि हमें एक हीट की सेंसेशन को सोचने की बजाय हम सीधा उस पर एक्ट कर लेते हैं. रादर देन थिंकिंग अबाउट sensation, reflex arc directly acts and takes control. मतलब ब्रेन तक हमारे मैसेज ही नहीं पहुंचता, रिफ्लेक्स आर्क सीधा एक्शन लेती है और कंट्रोल ले लेता है. तो जो हमारी सारी नर्व एंडिंग्स हैं, हमारे सारे न्यूरॉन्स हैं पूरी बॉडी से, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे आके मिलते हैं. स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन से सपोर्ट होती है. बैकबोन जो हमारी मतलब पीठ की हड्डी, उसके पीछे होती है स्पाइनल कॉर्ड, जहां पे सारे हमारे न्यूरॉन्स या नर्व एंडिंग्स मिलते हैं, जो कि हमारी रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म करती है. रिफ्लेक्स आर्क क्या कर रही है, रिफ्लेक्स आर्क कर रही है कि जैसे मुझे कोई भी सेंसेशन होती है हीट की या कोई भी डिस्कंफर्ट होता है, पेन होता है, तो मेरा पहला रिएक्शन होता है हाथ दूर करना. अगर मैं गैस को टच करता हूं या कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करता हूं, तो मेरा पहला वो क्या होता है एक्शन, उसे छोड़ना या उससे हाथ दूर करना. तो ये क्या करता है, ये हमारे रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होती है. इसमें ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, सीधा रिफ्लेक्स आर्क या हमारी स्पाइनल कॉर्ड से सीधा मैसेज जाता है कि हाथ दूर करो. ये चीज क्या होती है, नॉन वॉलेंटरली. हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा रिएक्शन ही ये होता है, हम ये चीज बिना सोचे करते हैं. तो इस चीज में हमने पढ़ा रिफ्लेक्स आर्क. हाँ, अब जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, हमें पढ़ना है कि जैसे ये चीज पहले इसमें लिखते हैं, दिस एक्शन इज नॉन वॉलेंटरी, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन. ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इज नॉन वॉलेंटरी. मतलब वी डोंट थिंक, we just react as per the instruction. ठीक है, we don't think, we just react as per the instructions. ठीक है, तो रिफ्लेक्स आके जिससे ऑटोमेटेड हमारा रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई. अब स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई होता है जो भी बाहर, जैसे ही कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट अगर मुझे टच करता है तो ये क्या है, स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स आर्क क्या कर रही है, जल्दी से रिस्पॉन्स कर रही है, जल्दी से मुझे मेरा हाथ दूर हटवा रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिससे मिनिमम डैमेज हो. helps in faster automatic response to external. ये हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा और हमने रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़े कि ये होते क्या हैं. अब हमें पढ़ना है, अब हम पहले इसका डायग्राम देखेंगे, जो चीज मैंने आपको पूरी समझाई. डायग्राम बुक पे पेज नंबर 117 पे है. इस डायग्राम में हमें क्या दिखाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हॉट पैन या एक हॉट पैन है, इसे मेरे हाथ ने टच किया, फिर मेरे हाथ में क्या है, ये सारे न्यूरॉन्स हैं. ये सारे न्यूरॉन्स कहाँ तक, ये सारे न्यूरॉन्स मेरे जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक. ये रही मेरी स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड तक ये सारे न्यूरॉन्स जा रहे हैं,
जैसे ही मेरा हाथ इस पैन को टच करता है, मेरे हाथ में नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं जो कि बताते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, जो कि कहते हैं कि ये चीज गर्म है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स मेरे जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में मेरी क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क होती है, रिफ्लेक्स आर्क, जहां स्पाइनल कॉर्ड में मेरे सारे मेरे सारे बॉडी के न्यूरॉन्स मिल रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क होती है। रिफ्लेक्स आर्क क्या कर रही है, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है जो कि बहुत ही तेज होता है, जिससे कम से कम डैमेज हो। तो स्पाइनल कॉर्ड मेरा एक एक्शन लेती है, वो ब्रेन तक नहीं भेजने देती। स्पाइनल कॉर्ड ऊपर ब्रेन है तो वहां तक नहीं जा रहा मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड सीधा हमें वापस मैसेज भेजती है। ये मैसेज क्या भेजती है, मैसेज भेजती है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो ये वापस मैसेज क्या भेजती है कि हाथ हटाओ, हाथ हटाओ का मैसेज भेजती है। ये मैसेज किसकी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब पहले जैसे ही मैंने इस हॉट पैन को टच किया, मेरे हाथ से एक इंपल्स गया जो कि मेरे गया स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने वापस मुझे मैसेज भेजा हाथ हटाने का। तो इस पूरे प्रोसेस में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं। ये पूरा प्रोसेस क्या था, नॉन वॉलेंटरी। मतलब मेरा इसमें दिमाग का कोई रोल नहीं था। जैसा मुझे इंस्ट्रक्ट किया स्पाइनल कॉर्ड ने, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा बिना सोचे समझे किया। तो अब हमने देखा कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। अब हम देखेंगे ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या फॉर्म करता है। तो ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, सीएनएस क्या होता है। सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो भी हमारे बॉडी में मैसेज जाना होता है, अगर मुझे अपने टोज को मूव करना है, तो ये नहीं कि मेरी बॉडी से, मतलब मेरे माइंड से, एक मेरे जो लेफ्ट टो है उस पे सीधा एक न्यूरॉन कनेक्टेड होगा, या चेन ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे जो कि एक मैसेज भेजेंगे। ऐसा नहीं होता। मेरा ब्रेन पहले मेरी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होएगा थ्रू न्यूरॉन्स या चेन ऑफ न्यूरॉन्स, फिर जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है वो मेरी टोज से कनेक्टेड होगी। मतलब इट्स लाइक नेटवर्क होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है टो के पास कि टो को मूव करना है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम है, जो इनका कलेक्शन है, इसे हम कहते हैं सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स हो गए। जैसे अगर एकदम से मेरा हाथ एक हॉट पैन को टच करे, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे पास क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, या जो रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़े, रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे अभी हमने पढ़े, तो वो स्पाइनल कॉर्ड करा रही है। और जो सारी और कनेक्शन करने में भी कौन हेल्प कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या करता है, हमारे वॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस कैसे हो गए, मूवमेंट हो गई हमारी, ठीक है। वॉलेंटरी एक्शंस में हमारी मूवमेंट हो गई, हमारे थिंकिंग हो गई, और हमारे नॉन वॉलेंटरी एक्शंस हो गए। नॉन वॉलेंटरी एक्शंस कैसे हो गए, जैसे अगर मेरा हार्ट बीट करता है तो वो मेरे बिना सोचे समझे करता है, खुद अपने आप बीट करता है। जैसे अगर मुझे वॉमिट होती है तो वो चीज नॉन वॉलेंटरी है, बट वो खुद होती है। तो ये सारे एक्शंस हमारे ब्रेन हेल्प परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अब हम ब्रेन के तीन पार्ट्स पढ़ेंगे, कि ब्रेन के तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और वो पार्ट्स क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ब्रेन के तीन पार्ट्स कौन से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये हैं हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स।
अब हम इन तीनों पार्ट्स के रोल देखेंगे कि इन तीनों पार्ट्स के रोल क्या होते हैं। अब पहले हमने ये देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के क्या एक्शंस होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या क्या परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब हम देख रहे हैं ब्रेन क्या क्या कराता है। तो देखो ब्रेन के दो रोल्स हैं, ब्रेन के बेसिकली दो रोल्स क्या क्या हैं कि एक इनवॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म कराना है और एक वॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म कराना है। तो जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का जो मेन रोल होता है, जैसे हमारे पास थॉट्स हो गए वो सारे, या जो थिंकिंग पार्ट होता है वो सारा हमारा कराता है फोर ब्रेन। सारा थिंकिंग जो थॉट्स हैं वो सारे हमारे किसने कराया, फोर ब्रेन ने कराया। ये सारा एक्शन हमारा फोर ब्रेन ने कराया। अब जो हमारा मिड ब्रेन है और जो हमारा हिंड ब्रेन है, अब हम इनका रोल पढ़ेंगे। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ नॉन वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। जैसे मैंने बात की थी, हम ब्रीदिंग की, हम हार्ट बीट की बात करते हैं। जैसे हमारा हार्ट खुद ब्लड पंप करता है विदाउट इवन थिंकिंग, हम सोचते नहीं है कि हमें ब्लड पंप करना है, खुद ही पंप करता है। तो ये एक्शंस कौन परफॉर्म करता है, और डिफरेंट एक्शन जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये सारे भी कैसे परफॉर्म होते हैं। तो अब हम एक्शन देखेंगे हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन का रोल। अब जैसे हम बात करें ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात करें, इट्स कंट्रोल्ड बाय, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन हिंड ब्रेन। ऐसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है किससे, मेडुला से, हिंड ब्रेन में होता है। ऐसे ही हमारे डिफरेंट एक्शन क्या है, सैल्वेशन एंड वॉमिटिंग आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ठीक है, सैल्वेशन और वॉमिटिंग किससे कंट्रोल होता है, मेडुला से। तो मेडुला जो कि हिंड ब्रेन में होता है, वो तीन चीजें कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सैल्वेशन। ऐसे ही हमारे हिंड ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या रोल होता है, सेरिबेलम हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका रोल क्या है, इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। मतलब जो हमारा सेरिबेलम है ये पोस्चर और बैलेंस कंट्रोल कर रहा है। सिंस ये पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कैसी एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा साइकिलिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, ऐसी वाली जिसमें पोस्चर और बैलेंस इन्वॉल्व होगा। अगर कोई बंदा योगा कर रहा है तो उसमें कौन सा ब्रेन यूज होएगा, सेरिबेलम। ठीक है, एक्टिविटीज लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, योगा, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, जो कि हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हमने ब्रेन के तीन पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, इन तीनों में से हमने फोर ब्रेन का देखा, फोर ब्रेन में थॉट्स होते हैं, मेमोरीज होते हैं। ऐसे ही हिंड ब्रेन में हमारे पास ये सारे रोल्स होते हैं जो कि अभी हमने देखे। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो हम देखेंगे पहले ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, कि ह्यूमन ब्रेन दिखता कैसा है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 118 पे, यह है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम में हम देखेंगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि अभी मैंने नोट्स में लिखवाया है। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। हमने फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। मिड ब्रेन के बारे में हमारे कोर्स में नहीं है। फोर ब्रेन में हम देखेंगे, फोर ब्रेन में मेनली सेरिब्रम होता है, जो कि व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर होता है हमारे ब्रेन में। इसके बाद मिड ब्रेन हमारे कोर्स में नहीं है। थर्ड है हमारे पास हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमने मेडुला और सेरिबेलम के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया। सेरिबेलम का काम क्या था, मेडुला का काम क्या था, यह हमने एज इट इज नोट्स में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब अगर हम इस चीज में देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन में प्रोटेक्शन कैसे होती है, सिंस हमारे जो सारे वॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी एक्शंस हैं वो सारे किसके थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं, वो हमारे ब्रेन के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया, मतलब उसके बिना हमारा सर्वाइवल, हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, हमारा जो ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर लोकेटेड होता है। ये जो हमारा आउटर लेयर आपको डायग्राम में दिखाई हुई है, ये है स्कल। ये कैल्शियम की बनी होती है, ये बहुत हार्ड होता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, स्कल कैल्शियम का बना होता है, जो कि अंदर सेंसिटिव जो हमारा ऑर्गन है ब्रेन, उसे प्रोटेक्ट करता है। तो स्कल के अंदर हमारा है फोर ब्रेन, उसके अंदर है हमारा है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के भी अंदर, मतलब और अंदर लेवल पे हमारा हिंड ब्रेन है, जिसमें हमारे पास मेडुला और सेरिबेलम होता है, जो कि हमें इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, सैल्वेशन, वॉमिटिंग, फिर हमने बैलेंस और पोस्चर के बारे में भी पढ़ा। तो ये चीज हमारा कवर करता है ह्यूमन ब्रेन। अब जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, हमें पढ़नी है कि अगर हमारे ब्रेन ने मैसेज भेजा हमारे हाथ को कि हाथ को हिलाना है, तो वो हाथ हिलता कैसे है। वो हाथ हिलता है एक नर्व इंपल्स को भेज के, कि पहले जो हमारी नर्व एंडिंग है हमारे ब्रेन से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, जो चेन ऑफ न्यूरॉन्स है, फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे हाथ तक वही न्यूरॉन्स उस मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मैसेज था फिंगर को मूव करना, तो फिंगर में मेरे मोटर सेंसर्स होंगे जो कि उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेंगे और अकॉर्डिंगली सेल्स वगैरह को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि फिंगर को मूव करना है, या मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि फिंगर को मूव करना है। जैसे हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट किससे होता है, स्कल से, ऐसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्ट होती है, बैकबोन से। तो आइए इस चीज को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, सिंस ह्यूमन ब्रेन इज अ sensitive organ, how is it protected, and how is spinal cord protected? आंसर में human brain is a sensitive organ is protected with a calcium cage called skull. The spinal cord is protected with help of backbone. ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो इन दोनों की प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अब हमने देखा कि
नॉन वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी एक्शंस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये सब। अब हम जो देखेंगे, हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 119। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इन्होंने क्या बोला है, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस हो गए जो कि हम बिना सोचे करते हैं, वेयर एज वॉकिंग क्या है, वॉलेंटरी एक्शन है, वॉलेंटरी मूवमेंट है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। पेज नंबर 119, आंसर 1, reflex actions are involuntary actions which is they are not under our control। मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, it involves only spinal cord। रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, वेयर एज walking is a voluntary action and it is under our control। It involves both brain and spinal cord। मतलब वॉकिंग में हमारे पास दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वेयर एज हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये हम सोच के करते हैं वॉक, और जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब साइनैप्स होता क्या है, साइनैप्स होता है टाइनी गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स। अब इसमें क्या होता है, यहां पे हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो पास होना है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता है कि ये डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाए दूसरे की। तो आंसर में लिखते हैं, आइए, the synapse is tiny gap screen between two adjacent neurons। Information impulse needs to travel from one neuron to another। Information needs to travel from one neuron to another। A chemical reaction takes place to do so। केमिकल रिएक्शन की वजह से ये हो पाता है। दिस केमिकल रिएक्शन bridges the gap and helps in transfer of message impulse from one neuron to the next। एक न्यूरॉन से दूसरे, और ये कहां से कहां पे ट्रैवल होता है, नर्व एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। ये भी आप आंसर में ऐड कर सकते हैं। अब
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body। तो जैसा कि हमने ब्रेन के हिंड ब्रेन के पार्ट में डिस्कस किया था, हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस। तो आंसर में है सेरिबेलम कंट्रोल्स posture and balance। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती क्या होती है? अगरबत्ती वो जो पूजा में यूज होती है। तो अगरबत्ती की हम स्मेल डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो पहले तो अगरबत्ती जैसे ही रूम में जलती है तो जो उसकी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर में डिफ्यूज करते हैं। तो जैसे ही वो एयर में आ जाते हैं तो जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं, वो उनमें एक इम्पल्स जनरेट हो जाता है, उनमें मैसेज आ जाता है कि एक डिफरेंट स्मेल है। फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आगे मैसेज पास ऑन कर देते हैं, और जब ये आगे मैसेज किस फॉर्म में पास ऑन करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में पास ऑन करते हैं। फिर ये सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन में आगे मैसेज पास ऑन कर देते हैं, जो कि हमें बताता है, जो कि हमें सेंसेशन देता है ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल, जो कि अगरबत्ती की है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर 4, when agarbatti burns, it produces pleasant smell। Our olfactory receptors detect the smell and pass the impulse to neurons। They further pass this message to brain, where smell is detected and sensed। Thus we smell a burning अगरबत्ती। ऐसे हम बर्निंग अगरबत्ती को स्मेल कर लेते हैं। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटेक्स क्वेश्चंस, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शंस। सिंस हमने पढ़ा है रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, तो ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस को खत्म करता है वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट या चैट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।